हेलो जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइज एनटीपीसी का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट चल रहा था। 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे जिसमें हमने कवर किए थे शुरू के 50 क्वेश्चंस। आज का हम करने वाले हैं 25 प्लस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस प्रैक्टिस सेट में और आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो गाइज आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हमारे क्वेश्चंस की तरफ बिना देर करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पहली बात तो गाइज आप मुझे ये बताइए, आयत जो होता है वो होता क्या है? आयत का मतलब होता है कि उसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और साथ में सामने वाली जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये बाउंडेशन नहीं होती है कि उसमें ये भुजा इसके बराबर है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और जो हर एक कोण होता है वो हर कोण 90 डिग्री होता है, वो होता है एक आयत। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइज कि आयत की इसमें लंबाई दे रखी है, क्या लंबाई है इसमें 2 सेंटीमीटर। लेट सपोज ये लंबाई मानी गई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि कम वाली को हमने 2 सेंटीमीटर लिख लिया, और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इनका विकर्ण, विकर्ण की लंबाई क्या है। विकर्ण क्या होता है कि इस कोने से इस कोने को मिलाने वाला विकर्ण होगा और इस कोने से इस कोने को मिलाने वाला विकर्ण होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आयत के जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। आयत के जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। अब इनकी लंबाई क्या होगी? इस लंबाई, लेट सपोज ये एक्स है। गाइज हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी थी। पाइथागोरस के अनुसार जो हमारे पाइथागोरस थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये देखो, जब यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, अगर पाइथागोरस ने कहा था कि कोई समकोण त्रिभुज है। अब आप ये बताइए, ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा ना इतना, तो ये इतना समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, यानी 90 डिग्री है। तो उसमें जो कर्ण होता है, जो कर्ण है, कर्ण उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो किसके बराबर होता है? उसके लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो गाइस इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? कर्ण है इसमें एक्स, और कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। लंब क्या है? लंब इसमें हो गया 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है? आधार हो गया 4, 4 का स्क्वायर। यानी क्या हो गया ये? 2 का स्क्वायर यानी 2 की घात 2 बराबर कितना होता है? 4, प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है 16, यानी कि ये हो गया 20। 4 और 16 कितना हो गया? 20। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई गाइस 20। अगर हम बात करें एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स स्क्वायर बराबर है 20, तो एक्स बराबर अंडर रूट 20। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 5। अब हम 4 का अलग वर्गमूल ले लें, 5 का अलग वर्गमूल ले लें, तो गाइस 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि 2 अंडर रूट 5 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 करेक्ट होगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों होगा। गाइस जब भी किसी चीज़ का वर्गमूल लें, आप बिना सोचे समझे उसके सामने प्लस माइनस का साइन जरूर लगा दें। मैं बताता हूँ आपको क्यों लगा दें। देखिए, अगर आप -2 का वर्ग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -2 गुणा माइनस के 2, ये वैल्यू होगी ना। तो -2 गुणा -2 कितना हो गया? तो ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह से अगर आप +2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? ये भी 4, क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस ये भी प्लस होता है। यानी कि -2 का स्क्वायर भी सेम है और +2 का स्क्वायर भी सेम है। तो गाइज अगर हम जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल में भी हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं कि अगर ये माइनस की वैल्यू हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्लस की वैल्यू हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन क्या है कि विकर्ण की लंबाई है, ये एक ऐसी लंबाई है जो माइनस में नहीं हो सकती। तो गाइज इसका आंसर जो करेक्ट माना जाएगा उसे ए लगा देंगे, क्योंकि आयत की लंबाई जो होगी वो माइनस में नहीं हो सकती किसी चीज़ की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है तो लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए ये हम लगा देंगे। वरना अगर कहीं और पे हमें अंडर रूट निकालना है तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 ही लगाएंगे, क्योंकि -2√5 जो लेंथ है वो वैलिड नहीं है, वो किसी विकर्ण की लंबाई नहीं हो सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोग फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी है वेक्टर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन डी है लिफ्ट। तो गाइज रोगों को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा है करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे विषैले गैस
हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है। तो गाइज इनमें से कौन सा सच है कि ये जो होते हैं ये बने होते हैं बेकार कागज से। ठीक है, ये बेकार कागज से बने होते हैं। और बात करते हैं अगर हम कि जो है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा एडिशनल जानकारी देने के लिए थोड़ा वो हो जाएगा कि मैं एक तरह से मैं बताना चाह रहा था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो ये होते हैं जो प्रकृति में पड़े रहते हैं, ठीक है, उसके बाद भी इनका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, ये इनका मतलब ये खत्म नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं जैसे पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन जो होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि अगर आप उसे मिट्टी में या पानी में डाल भी देंगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। हमें बताना है कि इनके क्रम में क्या आएगा। 27, 28 और 63, उसके बाद 215। देखिए कुछ इसमें क्रम दिख रहा है क्या, आप इस तरह से देख सकते हैं। 2 3 6 प्लस 1 7 नहीं हो रहा, 7 चौक 28, ये भी नहीं हो सकता, 28 से 63 किसी तरह से संबंधित नहीं है। एक तरह से आप इसे देख सकते हैं, कैसे, ये देखिए, इसे हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर, सॉरी 1 + 1। अब आप बताइए ये कैसे हुआ। कुछ लोगों ने जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा उन्हें बता दूं कि एक की घात में अगर 100 भी है, एक की घात में अगर 100 भी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमें रीजनिंग में इसी तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करने होते हैं। तो गाइज एक की घात 3 + 1 कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या हुई, 2। ठीक है, क्योंकि एक की घात तो कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस में 1 जुड़ रहा है तो 2, 2 को हम ये लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें 7 की, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ - 1। अब ये क्या है, यानी 2 × 2 × 2 कितनी हुई वैल्यू, 2 दूनी 4 दूनी क्या हुआ 8, 8 - 1 = 7। इसकी वैल्यू 7 आ रही है, सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि इसे लिख सकते 1 + 1, इसी तरह से इसे लिख दिया 2⁻³ - 1। इसी तरह से आप देखिए ये है 28, ये है 27 + 1। ठीक है, 27 + 1, 27 क्या होता है, तो 27 होता है 3⁻³ + 1। ठीक है, इस तरह से ये है हमारा 64, 64 को लिख सकते हैं 64 - 1, यानी कि 64 क्या है 4⁻³ 1 मिनट 4⁻³ - 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगी, वो आएगी 5⁻³ + 1, यानी कि 126। ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो है जो गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। तो गाइज कौन सा नहीं है, तो बात करते हैं कंडक्टिव की। तो कंडक्टिव यानी कंडक्शन ये किस में होता है, ये चालन जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये ठोस पदार्थों में होता है। बात करते हैं रेफ्रेक्टिव की, इसे आप अभी छोड़ दीजिए। रेफ्रेक्टिव में जो है ये इसका हमारा करेक्ट आंसर है बेसिकली कि ये गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। ठीक है, रेफ्रेक्टिव का मतलब है एक तरह से कि जो रेफ्रेक्ट करती है वो सरफेस या उस तरह से। ठीक है, बात करते हैं रेडिएटिव की। तो गाइज जो रेडिएटम यानी जो अपने आसपास के क्षेत्र में विकिरण छोड़ता है, किरणें छोड़ता है, वो रेडिएटिव हो गया। और कन्वेक्टिव मतलब है कि जो संवहन हिंदी में जिसको बोलते हैं, यानी जिसमें एक कण दूसरे कण को जाके ऊर्जा देता है, जैसे जल है तो वो कन्वेक्टिव केस में आ गया। ठीक है, लोहे की रोड है तो वो कंडक्टिव के केस में आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें किसी दीपक की, तो वो क्या है, वो रेडिएटिव पदार्थ है क्योंकि उसके अंदर से किरणें निकल रही हैं, विकिरण निकल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा कि वो मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है। ठीक है, एक लड़के ने कहा कि वो मेरे पिताजी की माताजी, यानी क्या हुई, मेरी दादी जी हुई। दादियों के पिताजी की माताजी क्या हुई, दादी हुई। के इकलौते बेटे, यानी कि क्या हो गया, इकलौता बेटा क्या हुआ, पिता। इकलौता बेटा क्या हो गया, इकलौता बेटा कौन हुआ, दादी का इकलौता बेटा कौन हुआ, पिता हो गया। ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी है, यानी वो क्या हो गई, वो हो गई माता। वो लड़के की क्या हो गई, वो लड़के की हो गई माता। ठीक है, वो लड़के की हो गई माता। तो ये है कि लड़के की जो बुआ है, लड़के की बुआ का दरअसल ना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि लड़की से क्या रिश्ता है। तो ये पैटर्नल आंट नहीं होके एक तरह से ये ननद का रिश्ता बन रहा है। ठीक है, आप दोबारा चाहे मेरे साथ कर लीजिए। उसमें है कि वो मेरे पिताजी की माताजी, यानी मेरी दादी के इकलौते बेटे की पत्नी है, दादी की इकलौते बेटे की पत्नी यानी कि मेरी माता है। तो लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है, तो लड़के की बुआ कौन हो गई, उसकी माँ की ननद ही तो हुई।
तो गाइज ये जरा बी ऑप्शन गलत है, वैसे इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट दे रखा है, बट ये इसमें सिस्टर इन लॉ होना चाहिए था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1971 में जो स्वतंत्र हो गया था तो बांग्लादेश का प्रथम जो प्रधानमंत्री है वो कौन बना था। तो गाइज जो बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री है वो बना था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। दूसरी बात अगर हम बताएं, बांग्लादेश जो होता है इसे पूर्व पाकिस्तान कहते थे पहले। ठीक, बात करते हैं कि ये युद्ध कब से हुआ, तो गाइज ये 13 दिन युद्ध चला था। ये हुआ था 3 दिसंबर से 16 दिसंबर। ठीक है, और इसीलिए 16 दिसंबर जो है ये बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे भी कहलाता है। ठीक, इंडिपेंडेंस डे भी कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, वो था हमारी आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 58 हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रश्न में 3 कथन दिए हुए हैं, तो हमें ये निर्णय लेना है कि जो हमारा प्रश्न है इसका जवाब देने के लिए कौन से कथनों में दिया गया डाटा पर्याप्त है, तीनों पर्याप्त है या कौन सा पर्याप्त है, हमें वो बताना है। ठीक है, हमें बताना है समकोण की चौड़ाई। देखिए आप एक बात समझिए, ये है इसमें लिखा है क्या है, समकोण लिखा है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है समकोण। लेकिन गाइज ये समकोण क्या हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है रेक्टेंगल। ठीक है, समकोण चतुर्भुज। अब जो भी है चलिए देखते हैं। इसमें है कि लंबाई कितनी है इसकी, तो गाइज इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो लंबाई है वो 12 यूनिट हो गई। बात करते हैं इसमें दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 60 वर्ग यूनिट हो गया। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, जो हमारा आयत होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो गाइज चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगी, क्षेत्रफल है 60 और ये है 12 गुणा चौड़ाई। तो गाइज इधर गुणा में है, ये इधर जाके भाग में हो जाएगा। चौड़ाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चौड़ाई की वैल्यू हो जाएगी 60/12 बराबर 5। ठीक है, तो हमने क्या हुआ कि ये जो दोनों कथन हैं, इन दोनों कथनों से हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज़ और हम निकाल सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि जो इसका पेरीमीटर है वो 35 यूनिट है, 34 यूनिट है सॉरी। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, तो किसी आयत का पेरीमीटर यानी परिमाप जो होता है वो होता है 2a+b। हमें पहले में क्या दिया हुआ है, पहले में जो इसकी लंबाई है ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 यूनिट दी हुई है। बात करें ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो गाइज ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है 60। तो एक तो हमने फर्स्ट और सेकंड से निकाल लिया। बात करें हम फर्स्ट और थर्ड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से भी निकाल सकते हैं। कोई एक कथन तो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कथन एक के साथ कथन 2 या कथन 3 में से कोई सा भी मिल जाए हमको, तो वो पर्याप्त होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। हमें बताना है कि डीएनए जो परीक्षण होता है उसमें विषम क्या है। तो गाइज वो जो है, अगर हम बात करते हैं इथनिसिटी, ये होता है डीएनए के द्वारा ही। बात करते हैं कुल परंपरा, ये भी होता है। बात करते हैं जेनियोलॉजी, ये भी होता है। लेकिन जो पोलियो का रोग है वो डीएनए के थ्रू नहीं ट्रांसफर होता है। ठीक है, पोलियो एक रोग है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें इसमें कुछ बताना है। हमें एक सारणी दी हुई है, 4 मोटर कारों की गति दी हुई है, तो हमें ध्यान देना है और क्वेश्चन हल करना है। तो गाइज इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें 4 मोटर कारों की गति है। गति को भी इसमें क्या लिखा हुआ है, पर घंटे तय की गई दूरी के हिसाब से लिखा हुआ है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम हल करेंगे। उसमें है कि किस मोटर कार ने 3 घंटों में सबसे अधिक दूरी तय की है। तो गाइज जब हमें ये निकालना है कि किस मोटर कार ने 3 घंटों में सबसे अधिक दूरी तय की हुई है, तो गाइज हम क्या करेंगे, इधर से इन तीनों को जोड़ के लिख देंगे और हम जान लेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा मोटर कार है जिसने 3 घंटों में सबसे ज़्यादा दूरी तय की है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया गाइज 315। ठीक है, ये कैसे हुआ, जोड़ना आपको आता है। बात करते हैं इसका ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 330। ठीक है, बात करते हैं इसका, ये कितना हुआ हमारा, तो गाइस 100 100 100 300 हो गया। बात करते हैं, ये हो गया 355। और इसी तरह से अगर हम इसे जोड़े तो 120 और 140 कितना हुआ, 260 हुआ। और 260 और 95 कितना हुआ, ये हुआ 355। यानी सबसे ज़्यादा दूरी जो तय की गई इन दोनों ने तय की, यानी कि कौन कौन से ने, टी और एस ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि टी और एस जो हैं उन्होंने दूरी तय की सबसे अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार एच और टी की औसत गतियों के बीच अंतर क्या है। मोटर कार जो एस और टी है उसकी औसत गतियों के बीच का अंतर जो है वो क्या है। तो गाइज आप निकालिए
टी की औसत गति कितनी है? तो गाइज टी की जो औसत गति है वो है, एक मिनट, एच और टी है ना? हाँ, एच और टी, एस और टी नहीं, एच और टी। तो गाइज पहले एच की निकालिए। एच की है 110 प्लस 100 प्लस 120 बटे कितना हुआ, ये हो गया 3। तो गाइज इसकी औसत गति जो आएगी वो कितनी आ गई लगभग, वो आ गई 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसकी गति, औसत गति आ गई, आप लिख लीजिए, ये आ गई हमारे एच की औसत गति 110। इस तरह से अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी की कितनी हुई 105 प्लस 120 प्लस 130/3। इसको जोड़ेंगे 355/3 कितना हुआ, तो गाइज ये हो गया हमारा 118.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो गाइज इनकी औसत गतियों का अंतर कितना हुआ, तो 118.33 110.0, तो इसमें कितना हुआ 8.33 आंसर। ठीक है, 8.33 आंसर हमारा हो गया करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किस मोटर कार में गति में धीरे धीरे कमी हुई है। हमें बताना है कि कौन सी वो मोटर कार है जिसमें धीरे धीरे कमी हुई है 7 बजे से 10 बजे तक। तो गाइज ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे क्या है 105 है, यहाँ पे 100 है और ये 110 है। ये तो कमी नहीं कह सकते क्योंकि 100 से 110 की तरफ बढ़ रहा है। इसमें देखिए यहाँ तक कमी हो रही है लेकिन ये फिर से बढ़ रहा है। इसमें यहाँ तक ये बढ़ रहा है, ये और ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसमें ये हल्का घट भी रहा है तो ये फिर से बढ़ रहा है। तो इनमें से कोई सा नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई सा ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दी हुई है एक भिन्न, उसके ऊपर लगा हुआ है बार, इसको बोलते हैं गाइस बार। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी सही मतलब इसकी सही अभिव्यक्ति क्या होगी, हमें ये बताना है। तो गाइज इसमें जो वैल्यू दी हुई है इसका मतलब होता है, अगर हम देखें, अगर हम इस चीज़ को ही देखें, लेट सपोज x इक्वल्स टू 0.0234, इसके ऊपर है बार, यानी कि अगर हम बात करें 10x की तो 10x का हम लिख सकते हैं 0.234। ठीक है, अब बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि उस चीज़ का पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, 234 234 234 234। ठीक है, बार का मतलब होता है ये। इसी तरह से अगर हम बात करें 1000 की, अगर हम इसमें गुणा कर दें, 1000 गुणा 10x इक्वल्स टू 234.234 ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो गाइज इसकी जब 1000 के हम 10 से गुणा करें, 10,000 माइनस 10 x इक्वल्स टू कितना हुआ, तो गाइज ये हुआ 234.234। ठीक है, माइनस 0.23। तो गाइज ये कितनी आ जाएगी, ये हमारा कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं, 234/9990, इस तरह से लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक तरीका तो हो गया ये। अब एक सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसके अलावा आप कुछ मत सीखिएगा, बिल्कुल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको केवल प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू इस तरह से ये आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका शॉर्ट तरीका क्या है। एक ट्रिक आप समझिए, जब कभी ऐसा दिया हुआ हो तो दशमलव के इधर जितने अंक हैं आप ये रखिए, उसके हर में उतने ज़्यादा अंक आएंगे। यानी इस तरह से आएगा, जितने पे लगा हुआ है बार, जितने पे लगा हुआ है बार उतने तो लिखिए 9, कितने पे बार लगा हुआ है 3 पे, जितने हैं बार से बचे हुए, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, दशमलव से इधर की साइड यानी दशमलव से दाईं तरफ, तो उसका लगाइए 0। जिस पे बार नहीं है उसका लगाइए 0, चाहे वो कोई भी संख्या है। जिस पे नहीं, हम इसका लगा रहे हैं, इधर वाले का नहीं लगा रहे हैं, इसका लगा रहे हैं, 0.0 वाला जो 0 है, ठीक है, उसका लगा रहे हैं, तो उसका लगाइए 0। इसके बाद क्या कीजिए, जो ऊपर लिखी हुई है बार में संख्या 234 लिखी हुई है बार में, इसमें से घटाइए वो संख्या जो बार में नहीं है, दशमलव के दाईं वाली, -0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इधर दाईं तरफ 0 है, यानी 234/9990 हो गई ना वैल्यू। अब आप इसे डिवाइड करके कट करके लिख सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये। केवल मैंने आपको बताने के लिए इतना लंबा वो समझाया था। ठीक है, आपका आंसर आएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमें गणना करनी है। ये दिया हुआ है 988/122। ठीक है, और बाई 2 लिखा हुआ है, तो बाई 2 का मतलब क्या है, जब बाई 2 बाई 2 अगर ऐसे करके लिखा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे ये 2 से गुणा होगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे ये 2 से गुणा करके लिख देंगे। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, तो गाइज आप इसे देखिए, ये किस चीज़ से कटता है, 61 से।
61 का दुगना होता है, 61 से इसमें भाग कीजिए तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 127। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा जाता है, अगर ये लिखा होता गुणा में, ये लिखा होता कुछ इस तरह से 30988 बटे 122 इंटू 2, कुछ इस तरह से लिखा होता, ठीक है, कुछ इस तरह से ये लिखा होता। तो क्या है कि ये मतलब अगर ये गुणा में लिखा होता, ये वाली यहाँ पे बटे की जगह गुणा होता तो इस तरह से लिखा जाता, लेकिन फिर से भाग है तो क्या है, यहाँ पे बटे में आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर फाइल है, ठीक है, कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन INF किस चीज़ को संबंधित करती है? जो INF है वो किस चीज़ को संबंधित करती है? तो गाइज वो करती है इंस्टॉलेशन फाइल, स्थापना फाइल। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। स्थापना फाइल जो है उसे वो करती है। बात करते हैं कि अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कोड के रूप में लिखते हैं जैसे, तो एडिशन को क्या लिखा जाता है? तो एडिशन को लिखा जाता है ऐड, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं जंप को क्या लिखा जाता है? जंप को लिखा जाता है JMP, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं सबट्रैक्शन को क्या लिखा जाता है? तो गाइस सबट्रैक्शन को लिखा जाता है सब। इस तरह से कोड के रूप में मैंने आपको बता दिया कुछ चीजें कि ये क्या लिखा जाता है, ठीक है। ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म एक दी हुई थी, मैंने बाकी की कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 66, चलते हैं हमारे 66 क्वेश्चन पे। ये है कि कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट कौन सा होता है, ठीक है। कार्बनिक अपशिष्ट कौन सा होता है? इनमें से कौन सा है जो कार्बनिक अपशिष्ट है? प्लास्टिक बैग, ये कार्बनिक अपशिष्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये गलता नहीं है। धातु कभी नहीं हो सकती। बात करते हैं ग्लास की, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सब्जी के छिलके जो है वो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 350 रुपए को एक साथ 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में कैसे हैं, ठीक है। तो गाइज आप यार देखिए जरा, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, अगर हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप इन्हें जोड़िए। 1 और 7 कितना हुआ? 8, 8 8 कितना हुआ? 16, 16 और 9 कितना हुआ? 25। क्या आ गया? 25, ठीक है, 25 आ गया। अब क्या हुआ देखिए आप, अगर हम निकालेंगे एक वाले की वैल्यू तो 1 गुणा 350 बटे 25, ठीक है। बात करेंगे 7 की, 7 गुणा 350 बटे 25। बात करेंगे 8 की, 8 गुणा 350 बटे 25, ठीक है। बात करेंगे 9 की, 9 गुणा 350 बटे 25, ठीक है। इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। इस तरह से इनके अनुपात वालों की वैल्यू निकलती है। 25 क्या है? 25 है इन सबका जोड़, और ठीक है, और 350 मतलब ये ऊपर वाले के अनुपात की गुणा करते जाएंगे और टोटल से डिवाइड करते जाएंगे, हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो गाइस जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? 14 आएंगी, 98 आएगी, और उसके बाद क्या आएगी? 112, और ये आएगी 126। एक तरह और है, अगर हमने 1 की वैल्यू निकाल ली है 14, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप 98 हो जाएगी। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 112, और बात करते हैं 9 की, 14 9 126, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 मिनट 40 सेकंड का जो फैक्स बिल है वो है 15 रुपये, तो 2 मिनट 10 सेकंड का फैक्स बिल क्या होगा? तो गाइज पहली बात आप करिए, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट का मतलब है 3 गुणा 60 प्लस 40 सेकंड, ठीक है। तो 60 का क्या हुआ? 180, 180 220, 220 सेकंड का कितना है? 15 रुपये। तो एक का कितना होगा गाइज? एक का होगा 15 बटे 220। इसी तरह से आप ये देखिए 2 मिनट 10 सेकंड यानी कि 2 गुणा 60, एक मिनट, 2 गुणा 60 प्लस 10, इसे कितने मिनट आ रखे हैं? तो गाइज ये आएंगे वो 130, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, 130 मिनट 130 सेकंड का क्या आएगा? 15 गुणा 130 बटे 220। इससे आप इसे काट दीजिए, उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप करके देख लीजिएगा खुद से। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.8, ठीक है, 8.86 रुपीज़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एस्पायर बराबर डिजायर तो एसक्यू की क्या वैल्यू होगी? एसक्यू का क्या मतलब होगा? तो गाइज अगर हम बात करें कि एस्पायर का मतलब है डिजायर, तो एसक्यू का क्या मतलब होगा? 69th क्वेश्चन है। तो एस्पायर का संबंध डिजायर से होता है, उसी तरह एसक्यू का संबंध क्रुक्ड यानी जटिल स्टेढ़ा से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? जो माउंट एवरेस्ट होता है उसकी चोटी समुद्र तल से कितने ऊपर होती है लगभग? तो गाइज वो होती है 24,000 फुट ऊपर, 24,000 फुट ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण जो किया गया था वो कौन से देश ने किया था? क्वेश्चन नंबर 71। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, सोवियत रूस, सोवियत संघ ने इसका परीक्षण किया था, ठीक है। सोवियत संघ ने इसका परीक्षण किया था। कब किया था?
बात करते हैं पहला सफल अंतरिक्ष यान। पहला सफल अंतरिक्ष यान जो था वो कौन सा था? वो था स्पुतनिक। स्पुतनिक 1। कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 1957, 4 अक्टूबर। ठीक है, किसने छोड़ा था? रशिया ने। ठीक है, किसने छोड़ा था? रशिया ने। इसके बाद बात करते हैं कि ये कब स्थापित हुआ था अंतरिक्ष में। तो गाइज ये स्थापित हुआ था 1958 में जाके अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं फिर कि व्यावसायिक उपयोग का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो व्यावसायिक उपयोग के लिए जो था वो था इंटेलसैट। इंटेलसैट जो था वो व्यावसायिक उपयोग के लिए था। ठीक है, और बात करते हैं कि पहला उपग्रह जो शुक्र ग्रह पर कब उतारा गया था। तो गाइज वो था वीनस। वीनस 3। ये शुक्र ग्रह पर 1965 में उतारा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल है 3276, एलसीएम है 63, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल है 3276, यानी कि 3276 मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में एक में बताई थी, यानी संख्याओं का गुणनफल अगर ए बी संख्या है तो उनका गुणनफल ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ये। इसमें दिया हुआ है 3276, उसका एलसीएम कितना हुआ दिया हुआ है? उसका एलसीएम हमारा दिया हुआ है 63, तो इसका एचसीएफ निकालना है। डिवाइड कर लेंगे, इसका जो है एचसीएफ आ जाएगा। तो गाइज इसका एचसीएफ जो है वो क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो गाइज इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का एक गुणनखंड होता है, और इसमें तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये 63 की बजाय ये कुछ और होना चाहिए। ठीक है, ये 63 की बजाय वैसे कुछ और होना चाहिए, बट गाइज इसमें जो आंसर करेक्ट दे रखा है ये 52। वैसे मेरे हिसाब से फिर ये इसका एलसीएम एचसीएफ नहीं निकल सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 2% और 10% के लाभ में बेचने, सॉरी, एक वस्तु को 2% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है, बात करते हैं 2%। आप एक बताइए 102 में मतलब 110 में अगर हमने बेची, 110 में अगर हमने बेची है 110 पे, तो है उसमें, और उसमें से अगर हम बात करें 102 में माइनस 102, तो गाइज ये कितना आ रखा है? ये आ रहा है 3 रुपये, यानी 8% की वैल्यू कितनी है? 3 रुपये। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 3 गुणा 100 बटे 8, 3 गुणा 100 बटे 8। तो गाइज 100 क्या हो गया? 100 हो गया इनका क्रय मूल्य, 100 निकल आया इनका क्रय मूल्य। अब क्या है, अब आप एक चीज़ देखिए, 100 इसमें 100 की वैल्यू निकल आएगी। अब आप निकाल सकते हैं 102 की वैल्यू कितनी है, तो 102 की वैल्यू इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3 गुणा 102 बटे 8। ठीक है, 3 गुणा 102 बटे 8। इस तरह से 110 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 गुणा 110 बटे 8। अब जो इनकी वैल्यू आई इन दोनों का अनुपात ले सकते हैं। अब क्या अनुपात आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने निकाला 3 गुणा 110 बटे 8 अनुपात 3 गुणा 102 बटे 8। इससे आप इसे काटिए, इससे आप इसे काटिए। अब आप ये देखेंगे इसमें कि 110 और 102 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है भैया, 55 अनुपात 51। ठीक है, 55 अनुपात 51 या 51 अनुपात 55, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, कितने क्वेश्चन है? 79 आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, वो अब चेंज हो गया होगा, वो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। ठीक है, 74th क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? विनोद राय। ठीक है, विनोद राय जो है उन्हें बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और ये पहले CAG भी रह चुके हैं। ठीक है, CAG भी रह चुके हैं। इन्होंने जो 2G स्पेक्ट्रम वाला घोटाला था वो इन्होंने विनोद राय के रहते ही ओपन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन कब किया गया था? तो गाइस इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1942 में। ठीक है, 1942 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं कि इसका संगठनकर्ता कौन थे। बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस लगा देंगे, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। इसके जो प्रेरक और संगठनकर्ता थे वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो थे उसके सुपर कमांडर। सुपर कमांडर जो थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और बात करते हैं कि किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये किया गया था कैप्टन
मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था। और जो ये प्रेरक और संगठन करता थे वो रास बिहारी बोस थे, और सुपर कमांडर थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें आंकड़ों का माध्य बताना है। -3 है, 4 है, 0 है, 4 है, -2, -5, 1, 7, 10, 5। तो आप एक बात ध्यान से पहले इन्हें गिनिए कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आंकड़े हैं। अब क्या है, माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ लीजिए इनके चिन्हों सहित। ठीक है, चिन्हों सहित, यानी कि -3 + 4 + 0 + 4 -2। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब हो जाएगा माइनस, -2, -5 + 1 + 7 + 10 + 1। तो कितना आ जाएगा जो इनका टोटल होगा। तो गाइज अगर हम टोटल आप करके देखिएगा, ठीक है, पहले आप प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए। इसमें क्या है कि 5 और 10 क्या हुआ, 15, 15 7 हुए 22, 22 और क्या हुआ 23, 23 और 4 कितना हुआ 27, 27 और 4 31, यानी प्लस वाले कितने हो गए 31। बात करते हैं माइनस वालों की। माइनस वाले कितने हो गए, -3 और -2, -5, -5 कितने हो गए 10, 31 - 10 बटे 10 इक्वस टू 21/10 इक्वस टू कितना हो गया 2.1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, हार्डी ने कहा कि लोरेल की आंटी जो है वो मेरे पिताजी के ससुर की पहली बेटी हैं। लोरेल की आंटी मेरे पिताजी के ससुर यानी मेरे नाना जी की पहली बेटी हैं, और मेरी नानी की केवल 2 बेटियां हैं। ठीक है, जो हार्डी ने ये बात कही है कि लोरेल की जो आंटी हैं वो मेरे पिताजी के ससुर यानी मेरे नाना की पहली बेटी है, और मेरे जो मेरे नाना है उनकी केवल 2 बेटियां थी। तो लोरेल जो है उसका हार्डी की माँ से क्या रिश्ता है, जो लोरेल है उसका हार्डी की माँ से क्या रिश्ता है। तो गाइज जो हार्डी है या तो वो लोरेल का सगा भाई होना चाहिए। ठीक है, जिसमें माँ का ऑप्शन तो दिया नहीं है। क्या ऑप्शन है दूसरा, दूसरा ऑप्शन है मौसी का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो वो है उसकी मतलब ऑप्शन, सॉरी एक मिनट, इसमें माँ का ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन गाइज इसमें बेटे का ऑप्शन जरूर दिया है। ठीक है, और इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये लोरेल की आंटी है और मेरे पिताजी के ससुर की पहली बेटी है। ओके, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हार्डी की मोम कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा कि हार्डी की माँ का बेटा है लोरेल भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे तो लोरेल लड़की भी हो सकती है, बट इसमें माँ का ऑप्शन देना चाहिए था, उन्होंने केवल बेटे का ऑप्शन दिया है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:8, और इनका HCF हमें दिया हुआ है, HCF है इनका 17। तो इनका LCM कितना है, हमें इनका LCM बताना है। तो गाइज जिनका अनुपात दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो इनका LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCM निकालने के लिए हम करेंगे जो इनका अनुपात है उसकी आपस में गुणा कर दीजिए। सबसे शॉर्ट तरीका है, गुणा कर दीजिए उसकी HCF से। ठीक है, गुणा कर दीजिए उसकी किस चीज़ से, गुणा कर दीजिए उसकी HCF से। तो गाइज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइए 24 × 17, 17 चौका कितना हुआ 68, और 17 दूनी 34, 34 और 6 कितना हुआ 40। एक मिनट, ये 68, 408। ठीक है, 408 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है। तो गाइज कौन सा DDT के संबंध में सच है आप बताइए। DDT के संबंध में जो सच है वो है 79th क्वेश्चन का डी ऑप्शन, यानी कि एक संपर्क कीटनाशक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राणी और वनस्पति के कारण अत्यधिक घातक था, इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इसका बनाया गया था मच्छर आदि की रोक के लिए, लेकिन क्या हुआ था बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयर टाइप का था। गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके अलावा गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड थिंग, कोई ऐसा भी है जिसको जो केवल डिसलाइक करने के लिए वीडियो को आते हैं, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम डिसलाइक करने आता है, कम से कम तुझे इसलिए मेरी याद तो रहती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।